दुनिया में कुछ रातें इतिहास बदल देती हैं, कुछ फैसले राष्ट्र की दिशा तय कर देते हैं और कुछ घाव सिर्फ शरीर पर नहीं, सीधे आत्मा पर लगते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक घाव की है। ये कहानी भारत के धैर्य की परीक्षा की है और ये कहानी उस जवाब की है जिसने आतंक की नींव हिला दी। तारीख 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी, जहां सुबह की ठंडी हवा सुकून का एहसास कराती थी, जहां लोग परिवार के साथ मुस्कुराहटें ढूंढने आते थे। उसी शांत घाटी में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन के 5 से 6 हथियारबंद आतंकियों ने अचानक रास्ता रोका, लोगों को घेरा और एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। तुम किस धर्म के हो? जो हिंदू निकला उसे वहीं गोली मार दी गई। किसी को भागने का मौका नहीं मिला, किसी पर रहम नहीं किया गया। फिर आतंकियों ने पुरुषों से कहा, कलमा पढ़ो, अपनी पहचान साबित करो। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ ही मिनटों में हंसती खेलती घाटी एक खामोश कब्रिस्तान बन गई। 26 बेगुनाह लोग सिर्फ धर्म के नाम पर मार दिए गए। ये सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये एक खुला चैलेंज था भारत की आत्मा को। यह संदेश था कि आतंकवाद अभी जिंदा है और बेखौफ है। भारत के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। सालों से भारत ने अनगिनत घाव झेले थे। 2001 संसद पर हमला, 2008 मुंबई 26 नवंबर, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा। हर बार आंसू भी गिरे और गुस्सा भी जमा। लेकिन पहलगाम इन सब से अलग था, क्योंकि इस बार हत्याएं सिर्फ राजनीतिक नहीं थीं, सिर्फ रणनीतिक नहीं थीं। इस बार इंसानियत को निशाना बनाया गया था। पहलगाम के उस काले दिन ने भारत की सहन शक्ति की आखिरी सीमा तोड़ दी। देश के हर कोने में गुस्सा था, दर्द था और एक ही सवाल था, आखिर कब तक? और दूसरी तरफ पाकिस्तान वही पुरानी चालें चल रहा था। कभी कहता यह स्थानीय विद्रोहियों का काम है, कभी आतंकियों को आजादी के लड़ाके बताता। लेकिन इस बार भारत 2016 वाला भारत नहीं था, 2019 वाला भारत नहीं था, ये 2025 का नया भारत था। पहलगाम के बाद भारत ने पहली बार 2 मोर्चों पर एक साथ हमला बोला। एक कूटनीतिक मोर्चा, 2 सैन्य मोर्चा। सबसे पहले बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया गया। भारत ने अचानक ऐलान किया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की जाती है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह पाकिस्तान की जीवन रेखा पर वार था। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती, लाखों किसानों की आजीविका, पानी और बिजली की सप्लाई सब इन्हीं नदियों पर टिकी हुई थी। अब हालात यह थे कि भारत चाहे तो पानी रोक दे या अचानक छोड़ दे। सूखा हो या बाढ़, दोनों की चाबी अब भारत के हाथ में थी। यह पहला झटका था, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद भारत ने अटारी बॉर्डर व्यापार बंद, वीजा सेवाएं रद्द, पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक, ओटीटी से सारा पाकिस्तानी कंटेंट हटाया। हर फैसला एक ही संदेश दे रहा था, आतंकवाद का समर्थन बराबर सीधा नुकसान। लेकिन यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस समय दुनिया भारत के कूटनीतिक कदम देख रही थी, ठीक उसी समय दिल्ली के बंद कमरों में एक अलग ही खेल चल रहा था। तारीख 19 अप्रैल 2025। जगह साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। तीनों सेनाओं के प्रमुख। माहौल गंभीर था, चेहरों पर सख्ती थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। देश को सुरक्षित करने के लिए जो भी जरूरी हो कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। यही वो पल था जब तय हो गया कि हम इस बार सिर्फ बयान नहीं, सिर्फ चेतावनी नहीं, इस बार सीधा प्रहार होगा। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद भारत का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क एक ही मिशन पर लग गया। रॉ, एनटीआरओ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रिसर्च एनालिस्ट, सबका एक ही लक्ष्य, आतंक के अड्डों की सटीक पहचान। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड एजेंट्स,
हर सोर्स एक्टिव कर दिया गया। दिन रात एक एक लोकेशन को ट्रैक किया जाने लगा। शुरुआत में पाकिस्तान और पीओके के 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट बनी, लेकिन हर टारगेट पर गहराई से एनालिसिस हुआ। रणनीतिक महत्व, आतंकी गतिविधियां, लीडरशिप की मौजूदगी, संभावित नुकसान और आखिर में 9 सबसे खतरनाक टारगेट फाइनल किए गए। यही वो जगहें थीं जहां बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। इन 9 ठिकानों पर 24 गुणा 7 निगरानी शुरू कर दी गई। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मीटिंग कर रहा है, हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। मई के पहले हफ्ते तक पूरे मिशन का खाका तैयार हो चुका था। एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने पूरी योजना रखी और सिर्फ एक वाक्य में ऑपरेशन को मंजूरी मिल गई। पहलगाम में जिन महिलाओं ने अपना सुहाग खोया था, उसी दर्द को आवाज देने के लिए मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये प्रतिशोध था, न्याय था और इंसाफ का संकल्प था। अब सब कुछ तैयार था, योजना, हथियार, योद्धा, बस इंतजार था उस एक रात का जब भारत इतिहास बदलने वाला था। असली कहानी अभी बाकी है। पहलगाम के घाव अभी ताजा थे, देश गुस्से में था, दिलों में दर्द था और मन में सिर्फ एक सवाल, इस बार जवाब क्या होगा? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं था, ये 140 करोड़ लोगों का आत्मसम्मान था और इस आत्मसम्मान पर हुए हमले को अब चुपचाप सहन करना संभव नहीं था। कभी एक दौर था जब भारत पर हमला होता था और जवाब सिर्फ बयान बनकर रह जाता था। फाइलें बनती थीं, मीटिंग होती थी, दुनिया के सामने अपील होती थी, लेकिन आतंकवादी फिर भी सुरक्षित रहते थे। पर 2016 के बाद भारत बदलने लगा था। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और अब पहलगाम के बाद पूरी दुनिया जानती थी इस बार भी सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिक गई थी। अमेरिका, रूस, यूरोप, मध्य पूर्व, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, भारत अब क्या करेगा? पाकिस्तान को भी यह अंदाजा था कि इस बार मामला गंभीर है। इसीलिए वह एक तरफ दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ सीमा पर तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा एक जैसी रही, पहले हमला करवाओ, फिर दुनिया के सामने इनकार करो और अगर भारत जवाब देने की सोचे तो परमाणु युद्ध का डर दिखाओ। लेकिन इस बार भारत इस मनोवैज्ञानिक खेल को बहुत अच्छे से समझ चुका था। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग तेज कर दी। मकसद साफ था, भारत को उकसाना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना और संभावित भारतीय कार्रवाई को रोकना। लेकिन नई दिल्ली में कहानी कुछ और लिखी जा रही थी। भारत इस बार भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेना चाहता था। इस बार योजना थी सटीक, गहरी और पूरी तरह निर्णायक, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, लक्ष्य था आतंकवाद की रीढ़ तोड़ देना। भारत ने इस बार 2 स्तरों पर जंग लड़ने का फैसला किया, एक कूटनीतिक युद्ध, 2 रणनीतिक सैन्य युद्ध। पहला हमला बिना गोली चलाए किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं था, यह पाकिस्तान के दिल पर किया गया सबसे गहरा आर्थिक वार था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के इस एक फैसले ने पाकिस्तानी सरकार के रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया। अब पाकिस्तान समझ चुका था, भारत इस बार बहुत आगे की सोच के साथ आया है। इसके बाद भारत ने हर उस रास्ते को बंद करना शुरू किया जिससे पाकिस्तान को थोड़ी भी ताकत मिलती थी। व्यापारिक रिश्ते खत्म, सीमा पर कारोबार बंद, सांस्कृतिक आदान प्रदान रोका, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, खेल और मनोरंजन से पूरी दूरी। यह साफ संदेश था, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। भारत जानता था, आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, मीडिया और नैरेटिव में भी लड़े जाते हैं। इसलिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रखा जाने लगा। पहलगाम के सबूत, आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सब कुछ एक एक कर वैश्विक नेताओं तक पहुंचाया गया। धीरे धीरे
अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब सबने खुलकर कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई जायज है। ये कूटनीतिक जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। दुनिया भारत के कूटनीतिक कदम देख रही थी, लेकिन असली खेल खामोशी में खेला जा रहा था। नई दिल्ली के वार रूम में दिन रात मंथन चल रहा था। खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश थे, हर कीमत पर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंक के सबसे बड़े अड्डों की पूरी कुंडली तैयार करो। ड्रोन से निगरानी, सैटेलाइट मैपिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। हर फोन कॉल, हर मीटिंग, हर मूवमेंट भारत की नजर में था। पहले दिन केवल शक था, दूसरे दिन संभावनाएं बनी, तीसरे दिन पक्के सबूत मिले और कुछ ही हफ्तों में 21 संभावित टारगेट की लिस्ट भारत के सामने रखी गई। हर टारगेट का गहराई से विश्लेषण हुआ। क्या यह जगह रणनीतिक रूप से अहम है? क्या यहां बड़े आतंकी कमांडर मौजूद हैं? क्या यहीं से भारत पर हमले प्लान होते हैं? क्या इसे नष्ट करने से आतंक कमजोर होगा? इन सवालों के आधार पर 21 में से सिर्फ 9 ठिकाने अंतिम रूप से चुने गए। यही वे जगहें थीं जहां आतंक की असली फैक्ट्रियां चलती थीं। अब गेंद सेना के पाले में थी। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, तीनों को हाई अलर्ट पर रखा गया। रफाल, मिराज, सुखोई सभी को मिशन रेडी मोड में लाया गया। विशेष हथियार चुने गए जो सटीक हों, तेज हों और घातक हों। भारत जानता था यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा। संभावित जोखिम, पाकिस्तानी एयरफोर्स का पलटवार, मिसाइल काउंटर अटैक, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सीमा पर युद्ध की आशंका। हर एक संभावना पर बारीकी से रणनीति बनाई गई। मई 2025 के पहले हफ्ते तक ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार था। कब हमला होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, किस हथियार से होगा, सब कुछ मिनट टू मिनट तय हो चुका था। और इस पूरी योजना का केंद्र थे एनएसए। अजीत डोभाल एनएसए ने फाइनल प्लान प्रधानमंत्री के सामने रखा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा, गो अहेड। उसी पल तय हो गया, अब इतिहास लिखा जाएगा। इस मिशन को सिर्फ सैन्य नाम नहीं दिया गया, इसे एक भावना से जोड़ा गया। पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, उन्हीं की याद में नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, यह इंसाफ का संकल्प था, यह राष्ट्र का प्रण था। अब देश तैयार था, सेना तैयार थी, रणनीति तैयार थी। बस इंतजार था उस एक रात का जब आतंक को उसकी सबसे बड़ी सजा मिलने वाली थी। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। किसी भी युद्ध की असली कहानी गोली चलने के बाद नहीं, उससे बहुत पहले लिखी जाती है। जो लोग सिर्फ धमाके देखते हैं, वे कभी नहीं समझ पाते कि हर धमाके के पीछे कितनी महीनों की तैयारी छुपी होती है। ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा ही एक मिशन था, जहां ताकत से ज्यादा दिमाग की लड़ाई लड़ी जानी थी। इस बार भारत का मकसद साफ था, अंधाधुंध बमबारी नहीं, निर्दोषों को नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आतंक का सफाया। इसलिए यह ऑपरेशन भावनाओं से नहीं, ठंडी, सटीक और निर्दयी रणनीति से लड़ा जाना था। जब 9 ठिकानों की लिस्ट फाइनल हुई तो असली चुनौती शुरू हुई। कैसे मारा जाए बिना गलती के? हर टारगेट के लिए अलग अलग फाइल बनाई गई, जिसमें शामिल था ठिकाने का पूरा नक्शा, अंदर मौजूद बिल्डिंग्स, बंकर, हथियार डिपो, ट्रेनिंग एरिया, आने जाने के रास्ते, आसपास की आबादी, एक एक इंच का विश्लेषण किया गया। क्योंकि इस बार भारत को सिर्फ हमला नहीं करना था, एक परफेक्ट ऑपरेशन करना था। इस मिशन में सबसे बड़ा हथियार था भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए हर आतंकी कैंप की 3D मैपिंग तैयार की गई। रात में कितनी हलचल होती है, दिन में कौन आता जाता है, कहां ज्यादा भीड़ रहती है, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं, जमीन पर मौजूद भारत के गुप्त एजेंट्स ने भी अहम भूमिका निभाई। पीओके के अंदर से आतंकी कैंपों की रियल टाइम जानकारी भेजी जाने लगी। कब ट्रेनिंग होती है, कब बड़े कमांडर आते हैं, कौन सा ठिकाना कितना सक्रिय है, हर खबर नई दिल्ली तक पहुंच रही थी। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम सवाल था, हमला कब किया जाए,
अगर दिन में हमला होता तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस अलर्ट हो जाता। अगर गलत वक्त पर होता तो टारगेट खाली मिल सकता था। इसलिए फैसला हुआ, हमला होगा आधी रात के बाद, जब आतंकी बेखबर सो रहे होंगे और पाकिस्तान की निगरानी सबसे कमजोर होगी। अब बारी थी ऑपरेशन को अंजाम देने वालों की। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी सबसे घातक टीम तैयार की। मिशन में शामिल थे रफाल फाइटर जेट, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI। हर विमान अपनी अपनी भूमिका के लिए चुना गया। रफाल भारत की एयर पावर का सबसे आधुनिक चेहरा, लंबी दूरी से हमला, रडार से बचने की क्षमता, सटीक हथियार प्रणाली। इस मिशन में रफाल फ्रंटलाइन स्ट्राइक फोर्स बना। मिराज वही विमान था जिसने बालाकोट में इतिहास रचा था, उच्च सटीकता, भारी बम ले जाने की क्षमता। इसलिए मिराज को सटीक बमबारी की जिम्मेदारी दी गई। सुखोई 30 MKI का काम था पूरे ऑपरेशन को हवाई सुरक्षा देना। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स बीच में आती तो उसे हवा में ही रोकना। इस तरह तीनों विमानों की एक परफेक्ट टीम बनाई गई। इस मिशन के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार चुने गए। हर हथियार एक खास मकसद के लिए। स्कैल्प मिसाइल 550 किलोमीटर दूर से सटीक हमला करने में सक्षम। ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। बंकर हो, कमांड सेंटर हो या हथियार डिपो, स्कैल्प के सामने कुछ नहीं टिकता। ब्रह्मोस साउंड से 3 गुना तेज गति, इतनी तेज कि दुश्मन को सोचने तक का वक्त न मिले। सबसे मजबूत ठिकानों के लिए ब्रह्मोस को चुना गया। हैमर बम, ऐसा हथियार जो GPS जाम होने पर भी अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी और जबरदस्त विनाश क्षमता। इस ऑपरेशन की आंखें थे कामिकाजे ड्रोन। ये ड्रोन लगातार लाइव फुटेज दे रहे थे, टारगेट की पुष्टि कर रहे थे, अंतिम सेकंड तक निगरानी रख रहे थे। यानी ऑपरेशन के दौरान हर पल की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंच रही थी। अब पूरा मिशन कागज से निकलकर रनवे तक पहुंच चुका था। योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। 5 ठिकाने, पीओके में 4 ठिकाने, पाकिस्तान की मुख्य भूमि में कुछ टारगेट, LOC से कुछ ही किलोमीटर दूर और कुछ 100 किलोमीटर अंदर। मकसद साफ था, आतंक को जहां से चलाया जा रहा है वहीं खत्म करना। भारत जानता था यह मिशन आग से खेलने जैसा है। संभावित खतरे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जवाब मिसाइल काउंटर अटैक सीमा पर, पूर्ण युद्ध। अंतरराष्ट्रीय दबाव, इसलिए तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया। नौसेना समुद्री मोर्चे पर तैयार, थल सेना सीमा पर मुस्तैद, वायुसेना स्ट्राइक मोड में। अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो जवाब देने की पूरी तैयारी थी। मिशन से पहले कई बार मॉक ड्रिल की गई। हर पायलट को उड़ान का रास्ता, मिसाइल दागने का समय, वापसी का रूट सब कंठस्थ करवा दिया गया। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। नई दिल्ली का वॉर रूम कभी सोता नहीं था। NSA अजीत डोभाल लगातार निगरानी में थे। प्रधानमंत्री तक हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे पहुंच रही थी। यह ऑपरेशन सिर्फ सेना का नहीं, पूरे राष्ट्र का मिशन बन चुका था। मई 2025 का पहला हफ्ता, सब कुछ तैयार था। हथियार, पायलट, टारगेट, रणनीति। बस एक चीज बाकी थी, प्रधानमंत्री की अंतिम मंजूरी, और वह मंजूरी मिल चुकी थी। अब इंतजार था उस रात का जब आसमान से न्याय बरसने वाला था। असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। हर युद्ध की एक रात होती है जो इतिहास बदल देती है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो रात थी 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात। पूरी दुनिया सो रही थी लेकिन भारत जाग रहा था। दिल्ली के वॉर रूम में हर सांस गिनी जा रही थी, हर सेकंड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा था। रात के करीब 11 बजे भारतीय वायुसेना के चुनिंदा पायलट अपने अपने बेस पर तैयार हो चुके थे। रफाल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, सब हथियारों से लैस रनवे पर खड़े थे। हर विमान में सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, उनके साथ था भारत का गुस्सा, भारत का संकल्प और पहलगाम का दर्द। उड़ान से पहले हर पायलट को आखिरी ब्रीफिंग दी गई। लक्ष्य एकदम स्पष्ट थे, सटीक हमला, कम से कम समय, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, बिना सीमा पार किए ऑपरेशन। ये मिशन था
प्रिसीजन ओवर पावर, ताकत से ज्यादा सटीकता का युद्ध। रात 12:30 वॉर रूम में तनाव अपने चरम पर था। एनएसए अजीत डोभाल लगातार कमांड सेंटर से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय हर अपडेट पर नजर रखे हुए। देश के किसी कोने में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। घड़ी में ठीक 1:05 भारत की तरफ से पहली हरी झंडी मिली और उसी पल ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सबसे पहला निशाना बना पीओके का मुजफ्फराबाद स्थित सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप। यही वो जगह थी जहां बैठकर सोनमार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हमलों की प्लानिंग हुई थी। कामिकाजे ड्रोन ने टारगेट कंफर्म किया और कुछ ही सेकंड बाद एस्कैल्प मिसाइल हवा में गूंजी और अगले ही पल पूरा कैंप आग के गोले में बदल गया। आतंकियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहले धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अगला टारगेट लॉक हो चुका था। मुजफ्फराबाद का ही जैश ए मोहम्मद का सईदना बिलाल कैंप। यहां फिदायीन आतंकियों को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। मिराज 2000 से छोड़े गए हैमर बम सीधे टारगेट पर गिरे और कुछ ही सेकंड में आतंक की वह फैक्ट्री पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद बारी आई कोटली इलाके के गुलपुर ट्रेनिंग कैंप की। यही वो जगह थी जहां पुंछ में तीर्थयात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों को तैयार किया गया था। ड्रोन से फाइनल कंफर्मेशन मिली और स्कैल्प मिसाइल ने इसे नक्शे से मिटा दिया। ऑपरेशन के हर सेकंड की खबर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही थी। कमांड सेंटर से एक ही आवाज आ रही थी, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। इसके बाद निशाने पर आए बरनाला कैंप, अब्बास कैंप। ये दोनों ठिकाने लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल होते थे, जहां से आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। कुछ ही मिनटों में दोनों अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। अब ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। पीओके के बाद भारत ने सीधा प्रहार किया पाकिस्तान की मुख्य धरती पर। यह वो कदम था जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सियालकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद का सरजाल कैंप यहीं बैठकर भारतीय सैनिकों पर हमलों की साजिश रची जाती थी। रफाल जेट से निकली स्कैल्प मिसाइल सीधे दिल पर जाकर लगी और आतंक का वह अड्डा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप। यही वो जगह थी जहां पठानकोट एयरबेस हमले की योजना बनाई गई थी। इस बार वॉर हुआ हैमर बमों से और कुछ ही पलों में वह ठिकाना भी इतिहास बन गया। अब आया सबसे भावनात्मक टारगेट, लश्कर ए तैयबा का कुख्यात मुर्दके कैंप। यही वो जगह थी जहां 26 नवंबर मुंबई हमले की प्लानिंग हुई। अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली, डेविड हेडली ने साजिश रची। यह सिर्फ एक कैंप नहीं था, यह भारत के घावों का प्रतीक था। जैसे ही टारगेट कंफर्म हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और आतंक का यह किला हमेशा के लिए ढह गया। अब बचा था सबसे बड़ा निशाना, जैश ए मोहम्मद का दिल, बहावलपुर का मरकज, सुभान अल्लाह मुख्यालय। यहीं से संसद हमला, पठानकोट छाउं, पुलवामा जैसे हमलों की रणनीति बनी थी। यह जगह आतंकवाद का दिमाग थी। इस टारगेट के लिए भारत ने चुना ब्रह्मोस। सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई। कुछ ही सेकंड में आतंक का सबसे बड़ा मुख्यालय धुएं और मलबे में बदल गया। रात 1:05 पर शुरू हुआ ऑपरेशन और सिर्फ 25 मिनट में पूरा मिशन खत्म। इन 25 मिनटों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 24 सटीक स्ट्राइक, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर और सबसे बड़ी बात, एक भी निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। जब तक उसकी सेना संभलती, सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन इतनी सफाई से किया था कि दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, यह खुला संदेश था कि नया भारत चुप नहीं रहता, डरता नहीं, इंतजार नहीं करता, सीधा न्याय करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया और भारत ने इसके बाद कौन कौन से कदम उठाए, असली परिणाम अभी बाकी थे। 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनटों में
दक्षिण एशिया का पूरा सामरिक नक्शा बदल चुका था। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी शुरू हुई थी। अब शुरू होना था इस ऑपरेशन का असली अध्याय, आफ्टरमैथ। 7 मई 2025 की सुबह भारत के लोग रोज की तरह जाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहां रात में देश ने इतिहास रच दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ था। आतंकी ठिकाने खामोश थे, लाशें बिखरी पड़ी थीं और आतंक के सरगना सदमे में थे। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी थीं, आतंकवाद का पूरा नेतृत्व ढह चुका था। इस हमले में मारे गए मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर, आईसी 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड, जैश के सीनियर कमांडर, लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव, जो नाम सालों से भारत के लिए खतरा बने हुए थे, वे सब एक ही रात में कहानी बन चुके थे। सबसे बड़ा झटका लगा मसूद अजहर को। इस ऑपरेशन में उसके 10 करीबी रिश्तेदार, 4 सबसे भरोसेमंद कमांडर और उसका पूरा नेटवर्क सब खत्म हो चुका था। कहा जाता है इस हमले के बाद उसने अपनी बैठक में रोते हुए कहा, काश मैं भी उनके साथ मारा गया होता। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह आतंक के टूटे हुए मनोबल की निशानी थी। ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर घमंड भरी पोस्ट डाली थी, पीसफुली स्लीप, पीएफ इज अवेक, यानी शांति से सो जाओ, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। लेकिन सिर्फ 3 घंटे बाद भारत ने उनके सारे अड्डे मिट्टी में मिला दिए और असल में पूरे पाकिस्तान को हमेशा के लिए जगा दिया। 7 मई की दोपहर भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं थी, यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का खुला ऐलान था। मंच पर खड़ी थीं भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक मुस्लिम महिला अधिकारी, एक हिंदू महिला अधिकारी। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश था। भारत धर्म से नहीं, राष्ट्रवाद से चलता है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मारा था और भारत ने जवाब दिया, धर्म से ऊपर उठकर। दुनिया के सामने सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज, रियल टाइम डेटा सब पेश किए गए ताकि कोई झूठ न फैला सके, कोई सवाल न उठा सके। भारत ने साफ कहा, यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी आतंकवाद के खिलाफ। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब सभी को जानकारी दी और दुनिया ने एक सुर में कहा, भारत की कार्रवाई जायज थी। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अकेला पड़ चुका था। भारत के अंदर भी राजनीति से ऊपर उठकर पूरा देश एक साथ खड़ा था। सत्ता पक्ष, विपक्ष, मीडिया, जनता, सबने एक आवाज में कहा, यह सही कदम था। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया। पहले उसने इनकार किया, फिर धमकी दी, फिर विक्टिम कार्ड खेला। उसके रक्षा मंत्री ने कहा, अगर भारत हमला रोक दे तो हम भी शांत रहेंगे। लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। अगले ही दिन पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, कई इलाकों में नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस गोलीबारी में 12 निर्दोष भारतीय मारे गए, 4 छोटे बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। यह पाकिस्तान की बौखलाहट थी, लेकिन भारत अब चुप रहने वाला नहीं था। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने एक बड़ा पलटवार करने की कोशिश की। ड्रोन भेजे गए, मिसाइलें दागी गईं, 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाने की साजिश हुई, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह तैयार था। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का हर वार नाकाम साबित हुआ। यह साबित हो गया, नया भारत सिर्फ हमला करना नहीं, खुद की रक्षा करना भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सुरक्षा नीति हमेशा के लिए बदल गई। अब भारत का सिद्धांत साफ था, आतंकवाद सहन नहीं होगा। हमला हुआ तो जवाब मिलेगा, सीमा के उस पार भी कार्रवाई होगी। कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं। यही था
न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक खुला संदेश था हर उस ताकत के लिए जो भारत को कमजोर समझती थी कि अब भारत इंतजार नहीं करता, डरता नहीं, झुकता नहीं, सीधा न्याय करता है। पहलगाम में मारे गए उन 26 बेगुनाह लोगों को आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। उनके परिवारों के आंसू भारत का संकल्प बन गए थे और ऑपरेशन सिंदूर उसी संकल्प की जीत थी। इतिहास में कुछ ऑपरेशन सिर्फ मिशन नहीं होते, वे राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों नए भारत की पहचान बन गए। आज दुनिया जानती है, अगर भारत पर वार करोगे तो जवाब सिर्फ कड़ा नहीं, निर्णायक होगा। आतंकवाद के लिए भारत की धरती अब कब्रगाह है और यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह नए भारत की ताकत थी, उसके आत्मविश्वास की घोषणा थी और आतंकवाद के अंत की शुरुआत थी। आज भारत दुनिया को यह बताता है, हम शांति चाहते हैं लेकिन डर के साथ नहीं। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाई तो जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग लेजर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।